प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज दुनिया भर में मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजीम कुर्बानी को याद करते हुए उनके पैगाम को दोहरा रहे हैं, और उनकी कुर्बानी का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि जाबिर सुल्तान के आगे कलमा हक़ कहना है, चाहे उसके लिए अपनी जान ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। हर दौर में इस तरह के मसाइल का सामना उम्मत मुसलमा के मुख्तलिफ हिस्सों को रहा है, और पाकिस्तान में भी पिछले 70-75 साल में अगर आप देखें तो बहुत से चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान को रहा है। आज भी मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस में पाकिस्तान जो है वो उलझा हुआ है, और मेरा ख्याल है कि हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी से सबक सीखते हुए रास्ता निकाला जा सकता है। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में रऊफ़ हसन साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया रऊफ़ हसन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि कितने लोग अभी तक बयान हल्फी जमा करा पाए हैं 41 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी का? 38 तो जमा हो गए। 3 लोग बाहर के मुल्क के, 2 दुबई में हैं और 1 सऊदी अरेबिया में है। उनके जो बयान हल्फी हैं वो ट्रांसमिट हो चुके हैं। आपका काउंट पूरा है 41? बिल्कुल जी, पूरा है। तो ये है कमिटमेंट। जैसे मौजम जतोई को उठाया गया है, उससे पहले वो जमा करा चुके हैं? जी, उससे पहले जमा करा चुके हैं सब लोग। मैं कंप्लीटली, क्योंकि मैं भी बैठा रहा हूँ 3 दिन वहीं रहा हूँ, एक एक करके बयान हल्फी आ रहा था। लोग खुद आ रहे थे, कुछ भिजवा रहे थे, सारा कुछ था, कंप्लीट हो गया बिल्कुल। तो इसमें एक भी बंदा मिसिंग नहीं है? नहीं जी, इस वक्त सिर्फ एक का था हमें, जो कि प्रोसेस में था। मुझे आज पता चला कि उसका भी बयान हल्फी जमा हो गया। 40 तो मैंने पर्सनली कंफर्म किए थे। ठीक, बस 37 + 3 सही है। और अच्छा, ये आपके ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखते हुए ये काउंट जो है वो 80 का बनता है? जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए उसमें से 39 जो है वो लोग थे जिन्होंने पार्टी डिक्लेरेशन पहले ही दे दिया था। 41 को अब मौका दिया गया है। ये 80 ये बनते हैं, लेकिन आपके 8 के करीब लोग ऐसे हैं, एक लिस्ट हमारे पास मौजूद है, जिन्होंने अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखी थी, जिसमें गौर साहब भी थे, उमर अयूब साहब भी थे। इनका क्या स्टेटस है? ये आज़ाद हैं और PTI के मेंबर हैं। अब ये फैसला करेंगे अपने कि इन्होंने आज़ाद ही रहना। ये PTI के, उनमें आपको पता है चीफ मिनिस्टर भी हैं KP के, उन्होंने भी अपनी आज़ाद हैसियत। सो उनकी कमिटमेंट, उनकी लॉयल्टी के ऊपर कोई शक नहीं है। वो तो नहीं है, लेकिन एक टेक्टिकल मूव है कि जी वो मौजूद रहें इंडिपेंडेंस के तौर के ऊपर। इसके अलावा जो जी 8, बिल्कुल आपने सही कहा, वो 8। आपकी इंटरप्रिटेशन जो है वो फैसले की, उसमें इन लोगों को ये मौका नहीं मिल रहा कि वो ये भी चाहें तो PTI में जा सकते हैं? ये मौका एक्सरसाइज नहीं कर रहे। वैसे आपके ख्याल में हो सकता है? कॉन्शियस फैसला है उनका कि वो रहना चाहते हैं इंडिपेंडेंट। इसमें से 2 लोग जो हैं वो SIC, फैसल जो अली अमीन गंडापुर साहब के जो भाई हैं फैसल, वो और हामिद साहिबजादा हामिद रजा साहब, ये SIC में रहेंगे। 2 ये हैं, 6 उस तरफ हैं दूसरी तरफ जो कि अपना इंडिपेंडेंस। वैसे इनमें चले कुछ की तो समझ आती है ना कि उन्होंने पार्टी का एक ओहदा रखना था, इसलिए वो शामिल नहीं हुए थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं इस लिस्ट में जो जिसमें जैसे हम देखते हैं कि ज़हूर कुरैश साहब हैं, औरंगज़ेब खान खिच्ची साहब हैं, मुबारक ज़ेब हैं, ये और इसके अलावा असलम घुम्मन है सियालकोट से। ये लोग क्यों नहीं शामिल हुए? इन्होंने क्यों फैसला किया कि ये कंसल्टेशन से हुआ था? इसमें लीगल इनपुट थी और 3 हमारे पास ऑप्शंस मौजूद थी। PTI को तो इन्होंने नहीं शामिल करने दिया था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इंडिपेंडेंट था। तो लीगल कंसल्टेशन के बाद जो कुछ भी हुआ था उसके उनके हमारे जो वकला हैं उनके कहने के ऊपर ये किया गया था, और अब भी जो हो रहा है वो वकला के कहने के ऊपर किया जा रहा है। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी डिक्लेरेशन नहीं दिया था उस वक्त, ये आज़ादी हैसियत में लड़े थे? नहीं, सारे नहीं थे, उसमें से SIC में चले गए हुए थे बहुत सारे लोग। कौन से 8 लोग? ये 8 लोग, ये वही जो स्टेटस था उनका वही बरकरार है। सिर्फ फैसल साहब जो हैं वो फॉर्मली, वो भी SIC में थे, वो वही रहे। लेकिन इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि ये तो आज़ाद थे ही नहीं, ये तो PTI के पार्टी के लोग थे, बैक बाय PTI थे। तो ऐसी सूरत में तो फिर ये आज़ाद रह ही नहीं सकेंगे, फिर तो इनको जाना पड़ेगा। नहीं, आज़ाद हैसियत तो आप हर वक्त मेंटेन कर सकते हैं जी, ठीक है। अगर आपका ऑप्शन है कि आप किसी पार्टी में जाएं या ना जाएं, ये आपको ऑप्शन देता है। अगर आप जीत के एक पार्टी से आए हैं, फिर ये तो उस पार्टी से नहीं जीत के आए ना, क्योंकि उस वक्त जब ये इन्होंने इलेक्शन में लिया था, उस वक्त PTI जो अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करती थी एज अ पोलिटिकल पार्टी। तो ये इंडिपेंडेंट स्टेटस है इनका, और ये इन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया कि इन्होंने क्या करना है। ये वकला ज्यादा बेहतर आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। साहब, आप ये बताइए कि अगर ये फैसला, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं होता किसी भी सूरत में, इलेक्शन कमीशन ने फैसला करता है कि हम खुद इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, या तहरीक इंसाफ ने, हुकूमत ने तो ज़ाहिर है इसको चैलेंज कर ही दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी चली जाती है चैलेंज करने के लिए, इम्प्लीमेंट नहीं होता, फिर क्या होगा? PTI कैसे? पहले तो ये देखना होगा कि इम्प्लीमेंट नहीं होता, और इम्प्लीमेंट ना होने की क्या वजूहात हैं, उसकी अपनी इम्प्लीकेशन है, जो कि मेरा ख्याल है इस वक्त जो ये
बैठे हुए हैं हुकूमत में वो समझ नहीं पाते। ये रियासत के मुस्तकबिल का मसला है, ये किस चंद लोगों के मुस्तकबिल का मसला नहीं है। सो नंबर एक, जो भी ये फ़ैसला करें, जो भी कदम उठाएं, मेरा ख्याल इनको बहुत सोच समझ के उठाना चाहिए। और ये जो इनके गिर्द जो वकला का एक टोला है, उससे बियॉन्ड जाके ज़्यादा एक कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव लीगल इनपुट लेके फिर ये फ़ैसला करें, नंबर एक। अब उसके ऊपर अगर ये नहीं करते, हाइपोथेटिकली जो आपने सवाल रेस किया है, उसके बहुत ही ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और सबसे ज़्यादा ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि वो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एनर्की में हम इस वक्त खान साहब की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स हैं वो एट एन ऑल टाइम हाई हैं। क्या आप चाहते हैं कि लोग सड़कों के ऊपर आ जाएं? सो इसके बहुत सारे डिफरेंट उन किस्म की कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अक्ल के नाखून लेने चाहिए और इस किस्म के डिनाइल से, इस किस्म का काम करने से एतराज़ करना चाहिए। यही मुल्क के लिए पिछले साल मार्च अप्रैल मई में पीडीएम की हुकूमत थी, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस का केस चल रहा था, चीफ जस्टिस उमर ताबंदयाल साहब थे, बार बार फैसला आ रहा था, 2 मरतबा तारीखें आई कि आप इलेक्शंस कंडक्ट करवाएं, लेकिन हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया। हुकूमत ने कहा कि जी पैसे नहीं है, सिक्योरिटी हालात भी नहीं है, इलेक्शन तो नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने भी इनकार कर दिया, इवन इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब जमा कराया जी इलेक्शन नहीं हो सकते, और फिर वो नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज भी वैसे का वैसा पड़ा हुआ है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी नहीं निकले, यानी कि हुकूमत को उसके का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आपके ख्याल में एक उनके पास एक एग्जाम्पल तो मौजूद है कि अगर इंप्लीमेंट ना करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो कुछ भी नहीं होता? इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट को आप उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के साथ कंपेयर ना कीजिए, इस वक्त के हालात को आप उस वक्त के हालात के साथ कंपेयर ना कीजिए। नंबर 2 बात, उसके कॉन्सिक्वेंसेस मौजूद हैं और वो कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना अब भी एक्सरसाइज होंगे किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी सूरत में, कभी ना कभी वो बाहर आएंगे। 2 सालों में आपकी वर्चुअली तमाम हुकूमतें जो थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल हो चुकी हुई थी, राइट। और ये तमाम जो स्टेप्स लिए गए हैं, मुख्तलिफ जो फैसले किए गए हैं, वो उन्हीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल हुकूमतों ने लिए हैं। कंसिक्वेंटली एट सम पॉइंट इन टाइम ये तमाम जो चीज़ें हैं ये वापस जुडिशरी में जा सकती हैं, अदलिया में जा सकती हैं, और अदलिया से कहा जा सकता है कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली इन इक़दामात का कोई फैसला दें जिसके डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आप अंदाज़ा कीजिए, जस्ट थिंक कि वो कहते हैं जी कि ये तमाम इक़दामात जो थे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इलीगल थे, तो उसके बाद क्या बनेगा उन इक़दामात का? क्या लोग आर्टिकल 6 में पकड़े नहीं जाएंगे? तो आप ये कहना आपका कि ये वो छूट गए, सारा कुछ हो गया, अभी तो वक्त चल रहा है ना, अभी तो आगे बढ़ रहे हैं हम, अभी तो हालात चेंज हो रहे हैं। जब कहीं रुकेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस। आर्टिकल 6 तो आपके 3 लोगों पे लग रहा है। कौन से 3 लोगों के ऊपर? आरिफ अलवी साहब पे, लगाए। मैंने तो पहले भी बयान भी दिया है, सारा कुछ लगाए, लगता है तो लगाए, करके देख लें। आपके ख्याल में ये मुमकिन होगा? अगर उनके कोई लोग कहते हैं या उनको इस किस्म की कोई राय मिली है तो वो लगाएं। कल तो मैंने सुन रहा था जो इसहाक डार साहब की जो स्टेटमेंट आई है, मुझे तो वो नज़र ये आ रहा था कि वो रिट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अपना उन्होंने बल्कि उस इनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में उन्होंने नाम लेके उसका कहा कि भाई ठीक है उसने तो कह दिया, लेकिन अभी तो हमने कंसल्ट करना है, हमने स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करनी है। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला तो दब चुका है, ऑलरेडी बैरी हो चुका है। अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्यों बैकआउट करना पड़ा? ऑब्वियसली इसमें फ्यूचर उनको अपनी पार्टी से उनको अपोजिशन थी। खुर्रम दस्तगीर ने क्या कहा है? पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा कि फिर बताइए ना सर, आप पीपल्स पार्टी का रुख क्या, JUI ने क्या कहा है, जमात इस्लामी ने क्या कहा है, ANP ने क्या कहा है, MQMP ने क्या कहा है? उनके अपने जो उनके अपने जो पार्टनर्स हैं वो लोग भी इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। देखिए हो क्यों ये रहा है असद साहब, देखिए लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। हो क्या रहा है, एक इलेक्शन हुए, फ्रॉड इलेक्शन हुए, फ्रॉडुलेंट इलेक्शन हुए, ये जीते नहीं हारे। 17 सीटें थी PMLN की, उन्होंने उसको 90-95 कर लिया। MQM की सीट ही कोई नहीं थी, 19 सीटें उनको दे दी। पीपल्स पार्टी का जो भी था सब कुछ आपको पता है। सो फ्रॉडुलेंट इलेक्शन की बेसिस के ऊपर ये लोग इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं। मूवमेंट तो आनी थी, और अब मूवमेंट जो अपने एपिक्स के ऊपर है, ये जो प्रेशर फील कर रहे हैं, कहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर वंस आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया। इनको समझ नहीं आ रही एडहॉक जजेस का, इन्होंने शोशा छोड़ा हुआ है। एडहॉक जजेस की क्या जरूरत है इस वक्त? 60,000 के करीब पेंडेंसी। तो यही है ना सर, जरूरत ये है ना सर, 60,000 केसेस नहीं, वो नहीं है। जो असल है वो ये है कि जी 4 जजेस उसमें बिठा के 9-8-5 की जो मेजॉरिटी है उसको ये 9-8 की माइनॉरिटी में बदलना चाहते हैं, उन 4 के लेके। उनमें से भी 2 ने रिकूज कर लिए, वहां भी इनको चपेटे पड़ गई हैं। किस केस में ये ऐसा फैसला करना? क्योंकि इस केस के रिव्यू में जो फैसला आया है, रिव्यू में तो वही बेंच बैठे तय हो जाए कि ये एडहॉक जजेस को पॉलिटिकल केसेस में नहीं बिठाया जाएगा, और ये जो इस वक्त जो केसेस खास तौर पर सियासी नोयत के तहरीक इंसाफ से मुतालिक केसेस हैं, तो फिर आपको कोई एतराज़ होगा?
नहीं, हम तो अभी भी गए हैं ना, अदालत में गए हुए थे ना जी। हमें इतराज होता तो हम अदालत में नहीं, डॉग जजेस की मैं बात करूं, फिर आपको डॉग जजेस की कोई जरूरत नहीं है। कल से हमारी मूवमेंट लॉन्च हो रही है उनके खिलाफ, लाहौर से लॉन्च हो रही है। हामिद खान साहब उसको लीड करेंगे। हमें फील कि इस वक्त कोई कराची बार ने और पेशावर बार ने भी इस पे पोस्ट किया, सबने, हर कोई, जिससे बिल्कुल वैसे जैसे कि इन्होंने ये शोशा छोड़ा था पीटीआई को बैन करने का, बिल्कुल वैसे ही ये भी बैकफायर कर गया शुरू होने से पहले ही। तो साहब, ये इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन है और कंसिक्वेंट इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन का एक ही तरीका है, या मैंडेट अटेंड करें या इलेक्शंस करवाएं, जो भी करवा लें। दैट इज पाकिस्तान बिगेस्ट। आपने राना सनाउल्लाह साहब को सुना जिन्होंने कहा कि माइट इज राइट, बट जो हमसे हो सकता है हम कर लेंगे, जो आपसे हो सकता है आप कर लें। माइट इज़ नॉट राइट, माइट इज़ नॉट ऑलवेज राइट। राना सना साहब तो इस वक्त अपनी जान बचाने की फिक्र में है ना, अपनी हुकूमत की जान बचाने की फिक्र में है। और भी बड़े लोग हैं, यही राना सना जो है खान साहब को परमानेंटली अंदर रखने का बयान दे चुके हुए हैं। वो जो नारोवाल के जाली अरस्तू हैं वो भी ऐसी गुफ्तगू कर चुके हुए हैं, और वो सारे कर रहे हैं। तो क्या ये नहीं, जो बातें वो कर रहे हैं अमली तौर पर भी तो कर रहे हैं, वो इमरान खान को रिलीज नहीं होने दिया। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आ जाएंगे खान साहब, बाहर आ जाएंगे, अनकरीब आ जाएंगे। अब देखेंगे क्या हालात कैसे चेंज होंगे। ये नहीं होता, कभी स्टैग्नेशन नहीं आता, मुंजमद नहीं होते हैं हालात। और ओपिनियंस जो हैं इस वक्त चेंज हो रहे हैं। आपने उसकी सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन सुप्रीम कोर्ट में देखी है। क्या आज से 6 महीने पहले आप एक्सपेक्ट कर सकते थे, या मैं एक्सपेक्ट कर सकता था कि इस किस्म का फैसला आएगा? आया है। वो लोग जो कि नहीं सपोर्ट करते थे उन्होंने सपोर्ट किया, बिकॉज आइन और कानून जो है उसकी असेंडेंसी जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है। उसमें तो राना साहब और PMLN के बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि वो आपको मिला है इस फैसले में जो आपने मांगा ही नहीं था। तहरीक इंसाफ तो ये मांग ही नहीं रही थी कि हमें एज अ पॉलिटिकल पार्टी उसमें पार्लियामेंट के अंदर जो है वो नुमाइंदगी दें। हम अपनी सीटें मांग रहे थे ना, सीटें मिल जाती हैं, हमें SIC में मिलती, PTI में मिलती, हमारे लिए तो सीटें थी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने फेवर किया PTI को? नहीं, बिल्कुल नहीं फेवर किया। आई थिंक स्ट्रिक्टली, क्योंकि वो जो फैसला था जो डिस्कस हुआ ना, चूंकि इलेक्शन कमीशन भी इसमें एक फरीक था, तो उन्होंने उसको जब रेस किया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर एजुडिकेशन की है कि जी वो फैसला ही गलत था। और ये इसलिए कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम हो जाता था कि वो अपने आप की अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करे कि क्या उन्होंने जो जजमेंट दी थी उसकी जो इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन की और PTI को उन्होंने एक जमात डिक्लेयर करने से माजूरी का इजहार कर दिया, क्या वो सही थी? उन्होंने उसके ऊपर जजमेंट दी कि वो गलत फैसला था। कंसिक्वेंटली ऑटोमेटिकली PTI जो है एज अ पोलिटिकल पार्टी इमर्ज कर जाती है। तो उसके बाद तो कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता था ना सुप्रीम कोर्ट के लिए कि जी वो जो सीटें हैं वो हमें ऑप्शन दे। उन्होंने हमें ऑप्शन दिए कि जी ये है, आप SIC के साथ ठहरिए या आपके पास मौका है कि आप PTI को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज PTI के बारे में जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया था वो गलत था। आपके ख्याल में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? 15 दिन क्यों दिए गए? क्योंकि एक एतराज हुकूमत का ये कि 3 दिन दिए जाते हैं किसी आज़ाद उम्मीदवार को पार्टी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन 15 दिन दे दिए गए। ये आज़ाद उम्मीदवार तो थे नहीं, टेक्निकली तो ये PTI के मेंबरान थे ना जी। वो कहाँ थे, कैसे थे? और अभी भी देखिए कि जिस तरीके से हमारे उन सब मेंबरान के घरों के ऊपर असॉल्ट किया गया है, उनमें से कुछ लोगों को किडनैप भी किया गया है, और ये सब कुछ हो रहा है ना इस मुल्क में, और ये ख़त्म होने को है, ये ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा है। सो आई थिंक इन तमाम फैक्टर्स को सामने रख के उन्होंने ये एक टाइम दिया है। 15 दिन को 10 दिन कर देते, 20 दिन कर देते। आई डोंट थिंक इट इज़, आई थिंक दैट इतना कोई अहम चीज़ है ये, मेरे नज़दीक तो कम से कम अहम नहीं है। साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है, जो खदशा उनको महसूस होता है, वो कहते हैं कि जी आप ये चाहते हैं कि अक्टूबर नवंबर का इंतज़ार करें और उसके बाद फिर 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात पर आप अटैक करें। तो आप इसका अक्टूबर नवंबर के साथ क्या ताल्लुक है और आप क्या वाकई अटैक करना चाहते हैं? 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में हमारी पिटीशन जो है 27 फरवरी को मूव हो चुकी हुई है। नहीं, वो तो हम तो ऑलरेडी साहब ने याद नहीं कराया ना, वो तो उन्होंने कहा था कि आमिर साहब आप आते हैं हमारे पास अदालत में, याद तो करा देते। हम तो लिखते रहते हैं उनको, हम बारहा हमने याद दहानी कराई है उनको, यकीन जानिए, लेकिन वो नहीं फिक्स हो रही। ये एक नाइंसाफी है। इसके अलावा हमारी 9 मई की पिटीशन भी उनके पास पेंडिंग पड़ी हुई है, वो भी नहीं वो फिक्स कर रहे। इसकी भी तो कोई वजूहत होंगी ना, कहाँ से प्रेशर है, क्यों नहीं कर रहे वो? तो हम इंतज़ार नहीं कर रहे, हमारा केस ऑलरेडी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में। जब भी जो भी चीफ जस्टिस होगा वो मुनासिब समझेगा उसको फिक्स करेगा, और उसके बाद जो होगा वो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। इलेक्शंस तो फ्रॉड थे। यानी आप कह रहे हैं कि वो लफ्ज जो उन्होंने अटैक का इस्तेमाल किया कि आप 8 फरवरी के इंतखाबात पे अटैक करेंगे, तो अगर मैं वही लफ्ज मुस्तार लूं तो मैं कहूंगा कि आप तो अटैक कर चुके हैं 8 फरवरी के इंतखाबात। अटैक नहीं कर चुके सर, हमने इंतहाई मुअद्दबाना तरीके से एक पिटीशन सबमिट की हुई है कि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी कंक्लूजन है कि इलेक्शंस जो थे वो फ्रॉडुलेंट थे, इनको लगाया जाए, इनके बारे में इंक्वायरी कराई जाए।
ये है मुअद्दबाना तरीके से। सही है। वैसे तो खैर आपने खुद भी कहा कि रिट्रीट किया हुकूमत ने, ये जो पार्टी बैन करने का की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ऐसा लगता है पूरी मुशावरत नहीं हुई, पूरी तरह से गौर गौज नहीं हुआ, जल्दबाजी में कर दी, पीछे हटना पड़ा है। लेकिन बहरहाल फिर भी उस पर जो जिन चीज़ों को बुनियाद बनाया जाता है उसमें एक ममनुआ फंडिंग, प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस भी था, उसका क्या स्टेटस है इस पर? ममनुआ फंडिंग अगर हुई भी है, अव्वल तो हुई नहीं है, अगर हुई भी है तो वो कानून के मुताबिक ही आपने चलना है। कानून ये कहता है कि जी उसके ऊपर आप पार्टी के ऊपर फाइन कर दीजिए, और कानून ये कहता है या वो तमाम अमाउंट जो कि आपके मुताबिक ममनुआ फंडिंग के जरिए आया है उसको कॉन्फिस्केट कर लीजिए। कानून कहीं ये नहीं कहता कि पार्टी को बैन किया जा सकता है। पढ़ लीजिए उसको सर। ये तो है, ये सही है आपकी बात। उसमें तो जो नोटिस इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है, वो तो हम कल भी बात कर रहे थे कि उस नोटिस में तहरीक इंसाफ को नोटिस किया गया, उसमें अकाउंट्स मेंशन हुए हैं कि इन अकाउंट्स से आपको जो फंडिंग आई है वो सही नहीं आई है, क्यों ना इसको जब्त कर लिया जाए। कर ले, वही है ना, दैट इज द मैक्सिमम दे कैन डू, जब्त कर ले। इसको कंक्लूड क्यों नहीं किया जा रहा? तहरीक इंसाफ ने वो नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, हम बारहा उनको दर्जनों दफा हम उनको अप्लाई कर चुके हुए हैं, उनको एप्लीकेशंस दे चुके हुए हैं कि जी आप इसको कंक्लूड करें। वो एक रखना चाहते हैं। देखिए मैं आपको इसकी एक बड़ी ही रेलिवेंट मिसाल देता हूँ। खान साहब का जब चौथा केस फ्री हो रहा था तो हम सब लोग कहते थे खान साहब बाहर आ जाएंगे कि नहीं, ये हम डिस्कस कर रहे होते, और हमारी कंक्लूजन ये थी कि अभी ये नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आएँ। सो जिस दिन वो उन्होंने बाहर आना था, टेक्निकली शुड हैव बीन फ्रीड, रूबकार इशू हो चुकी हुई थी, तो वो उनको तोशाखाना में पकड़ लिया गया और उनको 9 मई के केसेस के सिलसिले में उनको गिरफ्तारी, तो 2 गिरफ्तारियां डाल दी गई। ठीक है, यही चक्कर यहाँ है। उन्होंने इसको हैंग किया हुआ है, अपने पास रखा हुआ है ताकि बवक्त ज़रूरत पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। हम तो चाहते थे कि आप इंसाफ करें, जो भी आपका कानून के मुताबिक फैसला है वो दें, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा, क्या हम उसको रिव्यू करवाएंगे या हम जो वो कहते हैं वो हम दे देते हैं। सो पार्टी बैन होने का असद साहब कहीं भी मेरे भाई कोई जिक्र नहीं है कानून में। सही है। अच्छा रऊफ साहब, आप खुद भी आप जानते हैं और आपने देख भी लिया हुकूमत की स्ट्रेटेजी कि इमरान खान जिस दिन एक केस से खत्म होते हैं 12 FIR हैं, उनको 12 गिरफ्तारियां और डाल दी जाती हैं। ये तरीका तो शायद हुकूमत के पास हमेशा मौजूद रहेगा कि जिस दिन वो 12 से निकलेंगे उस दिन 2 और डाल दी जाएंगी, 4 महीने के लिए वो और अंदर चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि लीगल स्ट्रेटेजीज के तहत तो इमरान खान को रिलीज नहीं कराया जा सकता। लीगल स्ट्रेटेजी के साथ ही रिलीज कराएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे ये। इनके ऊपर प्रेशर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बढ़ रहा है। मैं आपको वो बहुत चीज़ें गिनवा सकता हूँ जिसके नाते इनके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है। इनके लिए ऑपरेट करना मुश्किल हो गया है और आइंदा आने वाले दिनों में और प्रेशर पड़ेगा। अभी तो ये जब जुलाई के बिल आएंगे और उसके नतीजे में जो महंगाई होएगी उसके बाद देखेंगे कि आप लोगों का है कि ऑलरेडी शुरू हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोग बिल जला रहे हैं और अभी तो 3 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ दे दिया है। वो तो आप किसी को कॉल में लाएं तो उसमें से टेप चलती है 50 अरब रुपया हुकूमत। वो बड़ी बुरी आवाज़ सुननी पड़ती है मेरे भाई प्राइम मिनिस्टर साहब की। 200 यूनिट तक के लोगों को रिलीफ है ना। असल जो लोग तो गरीब लोगों का ही, जो लोअर मिडिल और मिडिल में आते हैं ना, वो 200 यूनिट से ज़्यादा करते हैं। गरीब का तो वो नहीं, वो लोग निकलेंगे, सब लोग निकलेंगे जिनको बच्चों की फीस नहीं है, जिनके पास जो अपनी चीज़ें बेच के ये बिल अदा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उस वक्त एक मैसिव पॉलिटिकल एजुटेशन मैं फोर्स ही कर रहा हूँ, जिसको हुकूमत विद स्टैंड नहीं कर सकेगी। आप मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं एजुटेशन के लिए? हम भाई 5 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जलसों की इजाज़त दी जाए। वो तमाम केसेस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो हैं वो इस वक्त हमारे हाई कोर्ट्स में हैं, प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स में हैं। हमें पहला एक इजाज़त मिली थी तरनौल में और वो इजाज़त 24 घंटे के बाद वापस ले ली गई थी। उस सिलसिले में अब जज साहब ने जो एजुडिकेशन की है उसमें कहा है कि फौरी तौर के ऊपर बैठ के तारीख मुकर्रर करें, और अब तारीख मुकर्रर करके अगर आपने वापस ली तो मैं आपको कंटेम्प्ट में लूँगा। सो ये शुरू हो जाएगा। इसके बाद पार्टी का जो मूड है वो भी बदल चुका हुआ है। अब हमने एनओसी का इंतज़ार नहीं करना, अप्लाई करेंगे, वी विल कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज़, लेकिन अगर हमें नहीं देंगे इजाज़त, JUI कोई एनओसी नहीं ले रही है, जमात इस्लामी कोई एनओसी नहीं ले रही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बगैर एनओसी के जलसा कर रही हैं, तो हम भी चले जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। हम अपने जलसे वो करने शुरू जा रहे हैं। बगैर इजाज़त के करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये तो कानून को हाथ में लेने वाली बात ये कानून से वो JUI ने भी लिया हुआ है, जमात इस्लामी ने भी लिया हुआ है। वो गलत कर रहे हैं तो आप भी गलत करेंगे। हमारा इरादा अभी भी यही है। 5 महीने से हम इंतज़ार कर रहे हैं, 5 months वी हैव बीन ट्राइंग कि हमें कोई इजाज़त मिल जाए। तो ऑब्वियसली हमने ये कंक्लूड किया है कि हमें इजाज़त आज कल या परसों नहीं देंगे। कुछ एनालिस्ट्स का ख्याल है जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ताल्लुक, यानी आपकी जमात में भी रहे, मैं नाम ना भी लूँ फवाद चौधरी का तो भी चलेगा, लेकिन ये उन समेत कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कोई स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ठीक नहीं बन रही, इससे बेहतर हिकमत अमली हो सकती है। जी, हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है मेरा ख्याल अंडर द सर्कमस्टांसेस उससे बेहतर स्ट्रैटेजी बन नहीं सकती है।
नहीं, मगर हमारी स्ट्रैटेजी जो है पीपल फोकस्ड है, पीपल सेंटर्ड है। जो हमारे लोग कहेंगे, जो हमारे फॉलोअर्स कहेंगे। फर्क है ना सर, उस वक्त तो जो स्ट्रैटेजी बन रही थी, इमरान खान साहब उसको लीड कर रहे थे, चाहे वो किसी के आगे लेटने की बात हो या ना हो, इमरान खान की मर्जी से हो रहा था। एडवाइस की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसी लोगों की जो एडवाइस थी मैं उसकी बात की। गलत एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर को गलत एडवाइस होती रही, देते थे। Anyway, वो छोड़िए, इट्स ऑल इन द पास्ट। मैं चाहूंगा कि हम नहीं, मैं उस कंट्रोवर्सी में पढ़ना भी नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि आप वो वेरी काइंड, बहुत मेहरबानी आप। लेकिन आज जो एडवाइस हो रही है इमरान खान साहब को, वो ठीक हो रही है? मेरी अपनी ज़ाती अप्रेजल में, क्योंकि मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ, मेरा ख्याल है कि बहुत सोच समझ के जो स्ट्रैटेजी बन रही है वो ठीक, बिल्कुल ठीक समत में हम जा रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर मौलाना फजल रहमान को अब तक साथ मिला लिया गया होता, जमात इस्लामी को मिला लिया गया होता, तो तहरीक इंसाफ एक डिफरेंट फोर्स होती। इसमें कुछ हद तक सदाकत है, मैं कंसीड करता हूँ, लेकिन वो हो रहा है, हो जाएगा। देर शायद हो गई है, लेकिन हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि क्यों देर हो रही है? मौलाना की क्या रिजर्वेशंस हैं? दोनों तरफ से खदशात थे, कुछ दोनों तरफ से रेक्टिफाई करने के लिए। फिर वो कुछ लोग उनके हज पे चले गए थे, फिर ये अशूरा का चक्कर आ गया। मेरा ख्याल है कि मोस्ट प्रॉबेबली अशूरा के फ़ौरन बाद बातचीत हो जाएगी। आप जो इस वक्त हालात हैं जिसके बारे में आप समझते हैं कि लोग महंगाई से भी तंग हो रहे हैं, आपको लगता है कि अब इजाज़त ना मिली तो अब जलसे भी करेंगे, आप क्या सियासी मंजरनामा तब्दील होता हुआ अगले 3-4 महीने में देखते हैं? मुझे तो लग रहा है जी कि सियासी मंजरनामा जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज होगा, बहुत तेज़ी से बदलेगा। हालात इनके कंट्रोल में ऑलरेडी नहीं रहे, अब सिर्फ हट टर्पी है और ज़िद है और कुछ नहीं है, और शायद कुछ नफरत की दीवारें भी हैं जो कि काम कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है, लेकिन ये सब कुछ गिर जाएगा। ये लोग बिल्कुल मस्मार हो जाएंगी, ये बिल्कुल चेंज होगी। मेरा ख्याल है कि जितनी भी फोर्सेस हैं, जो भी पावर विल्डर्स हैं, उनको चाहिए कि इसको होने दें, बल्कि इसको एक्सपेडाइट करें, क्योंकि मुल्क को स्टेबलाइज़ करना, जैसा कि मैंने आपके एक सवाल के जवाब में अर्ज़ किया कि इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीडिंग टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये है। इसके बाद बगैर मुल्क आगे जा नहीं सकता। जो आने वाले दिन हैं वो IMF के कर्जे के बावजूद मेरा ख्याल है कि हमें बहुत मुश्किल पेश आएगी, बहुत मसले होंगे। सो इसलिए चाहिए कि जितनी जल्दी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए उतनी ही बेहतर है, कंसेंसस के साथ। देखिए इस वक्त आपको IMF के साथ बाकी कोई भी मुल्क नहीं दे रहा। IMF वालों ने भी कंडीशन लगा दिया, आई एम श्योर यू मस्ट, आपके डेफिनेट टेल में होगा। उन्होंने कहा है जी कि जब तक ये कोलैटरल आपको मतलब प्रॉमिसेस नहीं होंगे, आपको फाइनेंशियल एड नहीं मिलेगी, उस वक्त तक हम रिलीज़ नहीं करेंगे पैसे। ये उनके साथ है। सो अभी तक कोलैटरल जो सपोर्ट है आपको, फाइनेंशियल सपोर्ट, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसमें से कोई भी कमिटमेंट नहीं है। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर, और आज डिमार्च भी किया गया है अफ़गान हुकूमत को, उनके सफ़ीर को बुला के, और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को के हवाले से पाकिस्तान के कई शिकवे भी हैं। दहशतगर्दी की ये लहर क्यों काबू में नहीं आ रही है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बन्नू और डेरा इस्माइल खान में होने वाले दहशतगर्दी के हालिया हमलों में 10 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है, 5 शहरी भी शहीद हुए हैं। इस ताज़ा जो वारदात है दहशतगर्दी की, इस पर डिप्टी हेड ऑफ मिशन अफगानिस्तान की तलबी की गई है। आज उनको डिमाश किया गया है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया गया है और पाकिस्तान ने सख्त एहतजाज किया है। हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, खुशामदीद। ब्रिगेडियर साहब, ये जो ताज़ा वाक़यात हैं दहशतगर्दी के, और इसमें और हम कुछ अरसे से देख ही रहे हैं तेज़ी आ रही है, और अफगानिस्तान की हुकूमत की या तो सुस्ती है या किसी हद तक पाकिस्तान समझता है कि इन्वॉल्वमेंट है या कहीं पर सरपरस्ती है। आप कैसे देख रहे हैं अफगान हुकूमत के किरदार को? देखें, अफगान हुकूमत ने जब एक अमेरिकन जा रहे थे, इनका एग्रीमेंट हुआ था, तो दोहा एग्रीमेंट में यही था कि उन्होंने कंफर्म किया कि हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किसी मुल्क के खिलाफ, चाहे वो रीजनल हो या ग्लोबल हो, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट दे आर नॉट फुलफिलिंग देयर कमिटमेंट, मीन्स कि ये अपनी इनकी कॉन्सेंट शामिल है, इनकी टेसिट अप्रूवल है। आपके सामने यूनाइटेड नेशन ने जो भी एक रिपोर्ट इशू की है उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि अफगान तालिबान की अफगानिस्तान में तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ये एपिसेंटर है, नंबर 1।
नंबर 2 अलकायदा इनको ट्रेनिंग दे रहा है, BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड, उसके बाद TTP को, और वो पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी हम मारते हैं टेररिस्ट को, उस पर अफगान नेशनल शामिल होते हैं। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोक नहीं रहे हैं, ये TTP को नहीं रोक रहे हैं। अभी से आपके सामने जब मुल्ला नसरुल्लाह पकड़ा गया कमांडर, तो उसने क्लियरली कहा कि वहाँ पर इंडियन एम्बेसी में, जहाँ पर उसमें ये TTP, BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड की कोऑर्डिनेशन हो रही है, और इंडियन एम्बेसी रॉ मिल के ये कोशिश कर रहे हैं कि ये खुजदार में एक अड्डा कायम करें, 2 अड्डे कायम करें, और वो पाकिस्तान में CPEC मनसूबा कामयाब न होने से बलूचिस्तान में ट्रबल करें। तो ये अगर आपकी हुकूमत आपके सामने हो रही, तो आप क्या कर रहे हैं? आप सोएंगे? अगर पाकिस्तान में ज़रा सी बात भी दुनिया खड़ी हो जाती है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, इंडिया में ये हो गया, उधर ये हो गया, देन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अमेरिकन जाते वेपन एमुनिशन छोड़ के गए, तमाम वेपन एमुनिशन लेटेस्ट जो है वो इनके हाथ में, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है। उसके बाद इंडिया उनको फुल सपोर्ट कर रहा है, तालिबान की टेस्ट अप्रूवल है। तो व्हाट डू दे वांट? दे वांट, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में अमन ना हो। बलूचिस्तान में अमन नहीं होगा, इसका मतलब है कि हमारा CPEC मनसूबा कामयाब नहीं होगा। दिस इज द इशू। पाकिस्तान की हुकूमत को अभी 2 टोक अल्फाज में बात करने की जरूरत है। हमें इनकी कोई नहीं वो कहें जी कि नहीं जी यहाँ पर कोई नहीं है, हमें हमारे पास प्रूफ है। अभी कमांडर नसरुल्लाह जो पकड़ा गया वो भी वहाँ पर ऑपरेट कर रहा था जी। उसके वजह अभी ये बन्नू में इंसिडेंट हुआ है, ये हाफिज गुल बहादुर का जो ग्रुप है ये सारा वहाँ से ऑपरेट कर रहा है। कोई एक ऑपरेशन तालिबान गवर्नमेंट ने की हो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं की है। इसका मतलब कि दे आर नॉट रियलाइजिंग दे आर नाउ रनिंग अ गवर्नमेंट, दे हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल नॉर्म्स, वो भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब हुकूमत पाकिस्तान को 2 टोक अल्फाज में बात करके वी हैव टू डिसाइड, इनको मत दें लॉजिस्टिक सपोर्ट जो ये हमारे से लेते हैं, इनको समझ आ जाएगी। सवाए ट्रांजिट कैंप के हम इनको ना गंदम दें, ना फर्टिलाइज़र दें, ना इनको चीनी दें। चाइना को और अमेरिका को कहना पड़ेगा कि ये 2 ममालिक इसको इस पर फंडिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं। तो साहब हम यानी इस पर तो हम बिल्कुल क्लियर हैं कि ये अफगानिस्तान में जो तालिबान की अबूरी हुकूमत है, ये इनकी कमजोरी नहीं है बल्कि इनकी इन्वॉल्वमेंट या इनका कॉन्सेंट है और उनके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं जिसके लिए वो ये कर रहे हैं दानिस्ता तौर पे। बिल्कुल कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी आ गई है। अब बात ये कि हम कितना स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं। हमें इसके लिए जो भी जी हमने बात की थी कि अज़्म इस्तेकाम की बात की थी, बात ये कि इसके लिए हमारे में अपने डिवीजन है, हमारी एक सोच नहीं है। हम इनएडवर्टेंटली नादानस्तगी में हम इंडियन और रॉ के नैरेटिव को लेके चल रहे हैं कि फ़ौज अवाम में खलीज पैदा करो, फ़ौज को कमज़ोर करो और खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान, तो जैसे इराक को, लीबिया को नुकसान हुआ है। प्लीज़ रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स इज़ अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। ये दुश्मन ने रियलाइज़ किया कि जब तक फ़ौज मजबूत है, अवाम का साथ है, पाकिस्तान में नुकसान नहीं होगा। इसलिए अब वो ये दूसरे नैरेटिव पे चल रहे हैं। अब जो हम ये ऑपरेशन हैं, देखें हम रोज़ाना ऑपरेशन हो रहे हैं, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, सिविल आर्म फोर्सेस शहीद हो रही हैं, सिविलियन शहीद हो रहे हैं। आपके सामने ये जो रूरल हेल्थ में हुआ है, जिसमें 2 नर्सिंग खवातीन थी, 2 बच्चे थे, 1 गार्ड था, ये शहीद हुए हैं। इसके लिए अब हमें पूरी कौम को मिलके यकसुई के साथ एक फैसला करना है कि हमने इस मुल्क से टेररिज्म ख़त्म करना है, दहशतगर्दी ख़त्म करनी है। और चीफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर ने बड़ी क्लियर बात की है कि हमने अज़्म किया हुआ है कि हमने मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, अपने अवाम की जान माल की हिफाजत करनी है जी। लेकिन उसके साथ पूरी कौम को खड़े होने की ज़रूरत है। ये आपके सामने आप देख लें, ये PTI इसकी मुखालफत कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान इसकी मुखालफत कर रहे हैं, ANP की मुखालफत कर रही है। इशू ये है कि जब तक मदरसे में हमारे उलमा नहीं जाएंगे, वहाँ उनको बताएंगे ये जहाद नहीं है, ये आप मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, ये इस्लाम में इजाज़त नहीं है, आप इसको नहीं करें, आपने इलेक्शन प्लान में मदरसा रिफॉर्म करनी थी। साथ जुडिशरी को आपको शामिल करने की ज़रूरत है। जुडिशरी हैज़ टू बी सेम ग्रुप के जी अब जो पकड़े जाएंगे, आपने 2-3 महीने में एंटी टेररिस्ट कोर्ट में इनकी सज़ा देनी है और इनको सज़ा सख्त से सख्त देनी है, ताकि ये एक्ट एज अ डिटरेंस फॉर अदर्स नॉट टू डू इट। ये प्रॉब्लम है।
बगैर साहब, जैसे कि आपने जिक्र किया कि इस पर कंसेंसस डेवलप नहीं हो पा रहा, पीटीए का आपने जिक्र किया, मौलाना फजल रहमान का जिक्र किया, लेकिन इसके लिए हुकूमत ने ऐलान किया था कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और उसमें कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश होगी। आपके ख्याल में वो अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, यही बात, फौज को यही तकलीफ है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी डिसाइड हुआ, फौज पूरा अपना काम कर रही है, दिन रात कर रही है, शहादतें दे रही है, टेररिस्ट को मार रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन जब तक कौम इकट्ठी नहीं होगी, ये हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, ताकि उससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, उससे आपके ये मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म होगी और मुल्क में कंडीशन फ्रेंडली एंड बिजनेस एनवायरनमेंट्स होंगे, जिससे दुनिया के ममालिक आप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके लिए आपको इमीडिएटली, बजाय आप कश्मीर यहाँ गए, मरी में जाके आपने कॉन्फ्रेंस की है, आपने पीटीए को आज कि इसको हम बैन करेंगे, क्या इससे मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी? ऐसे पीटीए की बहुत गलतियाँ हैं। पीटीए को वाकई समझ नहीं आती है कि उनको क्या करना चाहिए। वो मुल्क में दे आर डूइंग एब्सोल्युटली, मुल्क को बहुत नुकसान की बात कर रहे हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी है कि आप मुल्क में दहशत के खिलाफ एक कंसेंसस डेवलप करें, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला के, और उसमें आप एक चार्टर बनाएं कि आपने क्या करना है। आपने मदरसा रिफॉर्म कैसे करनी है, आपने जुडिशल रिफॉर्म कैसे करनी है, आपने पुलिस रिफॉर्म कैसे करनी है, आपने ये एंटी टेररिस्ट कोर्स कैसे बनानी है, उनको आपने कैसे सिक्योर कॉन्फिडेंट करने के वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें, ये ज़रूरी है। फ़ौज की ये जो अदम इस्तेकाम की बात करते हैं, ये कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रही है, ऑपरेशन चल रहा है, इसकी हम चाहते हैं इसकी कैपेसिटी बढ़ा दें ताकि इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाए, नाइट विंग कैपेबिलिटी हो, जो दुश्मन के पास हथियार है हमारे पास उनसे बेहतर हों, हमें पूरी कौम की साथ सपोर्ट। सर, इसमें केपी गवर्नमेंट की किस तरह से सपोर्ट चाहिए होगी इस ऑपरेशन के लिए? सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो है वो केपीके की गवर्नमेंट है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट है। केपीके की हुकूमत को चाहिए कि वो पूरे साथ करें। आपके जवान, आपके लोग शहीद हो रहे हैं, आपके सिविल फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उन्होंने मैंडेट दिया है, इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कहें यस वी आर रेडी, हम सपोर्ट करेंगे, और साथ टू प्रोन स्ट्रेटजी रखें, एक ऑपरेशन, एक डेवलपमेंट में आपको चाहिए कि वहाँ पर फाटा में आप पैसा एलोकेट करें, फेडरल गवर्नमेंट भी करे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी करे, आप रोड्स बनाएं, आप स्कूल बनाएं, आप वहाँ पर हॉस्पिटल बनाएं, आप वहाँ पर इंडस्ट्री लगाएं, ताकि जवान बच्चों को जब जॉब मिल जाती है वहाँ पर और उनके माँ बाप को सेहत की सहूलत मिल जाती है, तो वो बचायत के हॉस्टल एजेंसी के पैसे पे जाके उधर अट्रैक्शन हो, वो अपनी रोज़गार उनको मिलेगा, माँ बाप उनकी शादी करेंगे, वो उनके बच्चे होंगे, वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। ये आपको दो तीन प्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है, तब इसका मसला हल होगा। इसके लिए पूरी कौम को पाकिस्तानी मुसल्लह फौज के साथ खड़ा होना है, खड़े हों, और इस सब के लिए एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और जो पॉलिटिकल कंसेंसस है वो डेवलप होना बहुत जरूरी है। यहीं से शायद आगाज हो सकता है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मोडीज की एक रिपोर्ट आई है, मोडीज ये कहता है कि कमजोर इंतखाबी मैंडेट, गवर्नेंस, महंगाई, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और वो समझते हैं कि महंगाई की वजह से समाजी तनाव पाकिस्तान में बढ़ेगा। समाजी तनाव बढ़ेगा तो उसके क्या असरात मुरतब होंगे। ओवरऑल IMF का प्रोग्राम है, पाकिस्तान जा रहा है, किन चैलेंजेस का सामना, इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ एक ब्रेक के बाद मौजूद होंगे, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मूडीज की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक कमजोर इंतखाबी मैंडेट, गवर्नेंस और महंगाई पाकिस्तान के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के पास मौजूद 9.4 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला ज़खायर ज़रूरियात से काफ़ी कम है, और कहा गया है कि बैरूनी पोजीशन नाजुक है। महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है, और समाजी तनाव बढ़ता है तो उसके साथ फिर बहुत सारे और मसाइल भी जन्म लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं। मोडीज की इस रिपोर्ट पर बात करेंगे और IMF का आने वाला प्रोग्राम, उस पर भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। मोडीज की इस रिपोर्ट को कैसे देख रहे हैं सर आप, जिसमें खास तौर पर कमजोर इंतखाबी मैंडेट का जिक्र किया गया है और महंगाई का जिक्र किया गया है कि जिसकी वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद साहब, एक तो ये है कि मूडीज ने यहाँ तक तो ज़रूर कहा है कि
AA3 जो हमारी इस वक्त रेटिंग है, जो यकीनन एक अनकंफर्टेबल रेटिंग है, उसको रिव्यू किया जा सकता है वंस पाकिस्तान का जो इस वक्त का एग्रीमेंट है वो IMF का बोर्ड जो है अप्रूव कर दे। सो फॉर मी दैट्स अ लिटिल कंफर्टिंग, बिकॉज इतनी नीचे की रेटिंग जो है हमें अलाउ नहीं कर रही कि हम कमर्शियल मार्केट्स या इवन पांडा बॉन्ड या जो अदर मार्केट्स हैं उनको टैप कर सकें, या हम अपना बॉन्ड लॉन्च कर सकें और कमर्शियल लोन्स भी बैंकों से अच्छे निरखों पर यानी कि अच्छे मार्कअप पर ले सकें। ये तो पहली बात। दूसरी, उन्होंने कई वीकनेसेस का इजहार किया है कि हमारा जो 21-22 अरब डॉलर हमें चाहिए, फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ रोल ओवर्स, और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी। ये मैंने कहा है कि ये तो हमेशा से कायम है। इन सब चीज़ों को ओवरकम तो करना पड़ेगा, IMF के प्रोग्राम को भी चलाना पड़ेगा। जो इंगेजमेंट उनके साथ हुई है वो हैवी ऑन टैक्सेस है, इसलिए एक रिस्क ये है कि ये 13,000 अरब का ही टारगेट जो है वो डिफ़िकल्ट होगा मैच करना। वो लाइटर ऑन एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स हैं, सो हमें बहुत काम करना पड़ेगा ये रिफॉर्म्स करने के लिए। वो हैवी है इलेक्ट्रिसिटी के बिलों के बढ़ने पर, और ये इन्फ्लेशनरी है मुल्क के लिए, सो हमें बहुत काम करना पड़ेगा। अगर हम कल बिजली, गैस, पानी, जितना भी एनर्जी रिसोर्स है, पेट्रोलियम, इन सब की तंजीम नौ नहीं करेंगे, ये IMF आकर नहीं करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये बिजली के बिलों पर और इन चीज़ों पर बात करता हूँ, एनर्जी पे, लेकिन आपने जैसे कि अभी जिक्र किया कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एक बड़ा मसला है। ये बताइए कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इकोनॉमी के ऊपर कैसे असरअंदाज होती है? एक तरफ हम देख रहे हैं, जाहिर है इदारे अपना काम करते हैं, इन्वेस्टर्स अपना काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री अपना काम कर रही होती है, तो सिर्फ ये खालिसतन जो अनसर्टेनिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम, ये कैसे इम्पैक्ट करेगा? देखिए, जब भी एक इलेक्टोरल साइकिल ख़त्म अगर नॉर्मल में हो रहा हो 5 साल बाद, तो फिर तो एक वो चीज़ चल रही होती है। लेट्स से कि बीच में तब्दीली होती है, एक नई हुकूमत आती है, इट टेक्स अ वाइल फॉर देम टू सेटल डाउन, राइट? सो एक अनसर्टेनिटी होती है कि उनकी क्या पॉलिसीज़ हों। चलें, आप स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट देखिए, जब उन्होंने सिर्फ 1.5% शरह सूद को कम किया, जबकि मेरा ख्याल था कि 2 से 4% की गुंजाइश थी, तो उन्होंने कहा कि एक अनसर्टेनिटी है कि बजट जो है गवर्नमेंट आने वाली कैसा बनाएगी। सो हियर्स हाउ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी प्लेज ऑन द माइंड्स ऑफ इवन योर सेंट्रल बैंक। आगे चलिए, जो इन्वेस्टर है वो ये सोचता है कि क्या आप IPPs के मायदे दोबारा देख सकेंगे, क्या आप IMF से एक अच्छा प्रोग्राम निगोशिएट कर सकेंगे, क्या आप पूरी बिजली के जो तंजीमें ना है वो कर पाएंगे, क्या आप FBR का रिफॉर्म कर पाएंगे। पर अगर आप आज भी देखिए तो एक तसलसल इस चीज़ का दिखाई देगा कि हमने फंडामेंटल जो है मुल्क की मईशत की जो गेयर चेंज करना है, वो आज भी हम ये कह रहे हैं कि कोई बाहर से आके डिजिटलाइजेशन FBR की करेगा। हम आज भी कह रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम पे बहुत डिपेंडेंस है, मूडीज़ भी यही कह रहा है कि मुल्क कैसे चलेगा। हम आज भी ये कह रहे हैं कि हमारा होम ग्रोन प्लान बाहर से कोई लिखेगा, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई डिलीवरी यूनिट पे काम करेगा। मैं आज भी ये कहता हूँ कि ये सब चीज़ें ज़रूर कीजिए, पर इसके साथ साथ जब तक आप कैपेसिटी नहीं बिल्ड करेंगे इन की एरियाज़ में कि प्राइवेटाइजेशन कामयाब होनी चाहिए, बजट का रिफॉर्म एक्सपेंडिचर साइड की अप्रोच लेनी चाहिए थी। अगर आप IMF की बजाय अपना माइंड अप्लाई करें तो बड़ा क्लियर है। असद, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूं, जो IMF की प्रेस रिलीज है उसमें जाके फाइंड का बटन दबाइए कि टैक्स का लफ्ज कितनी दफ़ा आया है। एक प्रेस रिलीज में 11 मरतबा आया है। सो यू शुड बी क्लियर ना कि व्हाई इज दैट योर करंट बजट सो टैक्स हैवी। इसमें तो कोई सोचने की गुंजाइश नहीं ना होनी चाहिए। अब आप उसमें टाइप कीजिए कि एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स का लफ्ज कितनी दफ़ा आया है। एक दफ़ा भी नहीं आया, पर उसको अल्यूड ज़रूर किया गया है कि टारगेटिंग ऑफ सब्सिडी कर लें, बाकी SOEs के खर्चे कम कर लें। बट आपकी अप्रोच पेपर अगर आपने मुझसे लिखवाया होता असद, आप अगर गवर्नमेंट होते अप्रैल में, तो मैं आपको कहता कि एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म अगर नहीं भी हो सकता, और हुकूमत ने अच्छी बात ये कही है कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी ने काम शुरू कर दिया है, एक हाई लेवल कमेटी है, वो हमें बताएगी ये कैसे करना है। मैं आज भी कहता हूं कि 5 कमेटीज काम कर चुकी हैं, हम इसको वेलकम करते हैं कि 6ठी कमेटी है, पर हुकूमत को एक्चुअरीज चाहिए पेंशन रिफॉर्म के लिए, डेट मैनेजर्स चाहिए जो डेट का रिफॉर्म कर सकें, पाकिस्तान की टारगेटिंग ऑफ सब्सिडी के लिए वो इकोनॉमिस्ट पॉवर्टी के चाहिए जो उसका काम कर सकें, NFC या फिस्कल पैक्ट जो भी उसको कहना चाहिए, उसके लिए इकोनॉमिस्ट चाहिए जो इसकी डेवोल्यूशन को
एनएफसी और 18वीं तरमीम को इकट्ठे पढ़ के उसको अंजाम तक पहुंचा सकें। ये 1 साल में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये बात मैं आपके पास इसलिए रख रहा हूं कि आज जितनी तकलीफ से खुद हुकूमत गुजर रही है, इन द सेंस के वो बर्दाश्त कर रही है कि लोगों पे बोझ डाला जा रहा है, ये ज़रूरत नहीं होगी अगर 1-1.5 साल में हम ये सारे काम कर पाएं। आज भी 19,000 अरब आउटले का बजट, इससे शॉर्ट भी बजट बनाया जा सकता था। मैं शायद 18,000 अरब का बजट बनाता और 900 अरब जो है वो टैक्सेस में ना पास ऑन होने देता। मेरा मतलब कहने का यह है कि थॉट प्रोसेस वापस लीजिए, हुकूमत में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल लीडरशिप्स में, एस्टैब्लिशमेंट में और प्रोफेशनल सेटअप में ऐसे लोग जी उसमें सर जैसे कि आपने अनसर्टेनिटी की बात की थी, जाहिर है हुकूमत इस वक्त बहुत सारे मसाइल में उलझी हुई है और जो इकोनॉमिक टीम है वो गवर्नमेंट को खुद यही सजेस्ट कर रही होगी कि देखिए हम अपनी पॉलिसीज को तब तक इंप्लीमेंट पूरी तरह से नहीं कर सकते या उसके समरात नहीं समेट सकते जब तक पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं होगी और स्टेबिलिटी नहीं होगी, और उसके लिए हुकूमत जो है वो शायद पूरी तरह से एफर्ट भी नहीं कर रही। अब यह जाहिर है ये पॉलिटिकल कमेंट है, मैं नहीं कहूंगा कि आप जरूर इस पर कमेंट करें, चाहे तो कर भी दीजिएगा, लेकिन ये इकोनॉमिक टीम के कितना आड़े आएगा अगर पॉलिटिकल फ्रंट पे हुकूमत जो है वो अपना रोल प्ले नहीं कर पा रही होगी। असद, बी वेरी क्लियर यार, पाकिस्तान एक कॉम्पिटेंस के चैलेंज में है। ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ये सब चीज़ें साथ साथ पार्ट एंड पार्सल हर जगह पे रहती हैं। अमेरिका से लेके बैंकॉक तक और बैंकॉक से लेके इंडिया तक, ये हर जगह पे रहती हैं। पर असल बात ये होती है कि जो टेक्निकल और ब्यूरोक्रेटिक टीम्स हैं वो अपना काम कर रही हों। इस वक्त टेक्निकल नो हाउ बहुत से अदारों में बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तान एक HR के क्राइसिस में है और HR इज़ बेसिकली पॉलिसी। मैं बार बार कहता हूं कि हम बहुत ज़्यादा शायद इस वक्त वेटेज दे रहे हैं पॉलिटिकल थीम्स को, हम बहुत कम वेटेज दे रहे हैं कि क्या जुज़ियात में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई 2013-14 में भी हम बेचने के करीब थे डिस्कोस, आखिर क्यों नहीं आगे बढ़ सके। ये समझने की कोशिश इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जितने हार्ड कोर डिसीजंस जो हैं उनका बिल्कुल जिसे कहते हैं पिक्चर परफेक्ट होना, डिज़ाइन में आगे जाना ज़रूरी है और ओनस लेना है पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने। मैं एक मिसाल दूं आपको, 15 FBR के चेयरमैन, 15 और चेयरपर्सन विमेन पिछले 10-11 साल में आपने तब्दील किए हैं। मैं समझ नहीं पाऊंगा कि डिजिटलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होगा जब एक जगह लीडरशिप ही नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा हर जहां पे भी मसला दिखाई दे रहा है वहां आउटसोर्स थिंकिंग और वीक पर्सनल पे काम हो रहा है। अगर इसको थोड़ा सा तब्दील करेंगे, और जैसे मैंने बजट की मिसाल दी आपको, जैसे मैंने FPR की मिसाल दी, हम एनर्जी पे भी ऐसे गुफ्तगू कर सकते हैं। अगर ये माइंडसेट थोड़ा सा तब्दील करेंगे, मैं आज भी बड़ा कंफर्टेबल हूं कि ये 3 to 5 ईयर्स में ये जो स्लाइड है, अगर डाउनवर्ड की इन्फ्लेशन है, ये सब चीज़ें जो हैं इनको एटलीस्ट संभाला ज़रूर दे देंगे। But someone has to put that team together to do the surgery in 3 areas of Pakistan. I'm very, very clear. Number 1, energy as a whole. Number 2, Pakistan's Masawi expenditure reform. मैंने टैक्सेशन का जिक्र भी नहीं किया। एंड नंबर 3, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट टू GDP को तब्दील करने के क्या ऐसे हमने डिसीजंस लेने हैं, क्या ऐसी आसानियां पैदा करनी है। अगर ये 3 काम करेंगे तो विद इन 3 to 5 years यू कैन सी अ डिफरेंट पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, आपने एनर्जी की बात की, अब एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो पूरी दुनिया में, कल नेपरा की रिपोर्ट भी हमारे सामने आई थी जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान महंगी तरीन बिजली बनाने वाला मुल्क है। 80 रुपए यूनिट तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं 60 रुपए भी हो रहा है, किसी सेक्टर में 40 रुपए भी है, लेकिन 80 रुपए तक यूनिट इस्तेमाल हो रहा है बिजली का। और उसकी बड़ी वजह जो बताई गई है वो कैपेसिटी पेमेंट्स बताई गई हैं। ये जो 1994 में, 2002 में और 2015 में जो मुआहदे हुए और उसकी पेमेंट्स आपने डॉलर्स में करनी है, उसकी जो कैपेसिटी है हम 47% या 47.9% यूज़ कर पा रहे हैं और बाकी हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, लेकिन पेमेंट 100% कर रहे हैं। ये मुआहदे जो हैं, क्या इनको रिव्यू करने का कोई चांस मौजूद है? एक तो ये कि आपको किसी दिन मेरे साथ पाकिस्तान की पूरी सप्लाई चेन, पूरी डिमांड, इसमें हमें एक बहुत ही, जैसे आप कहेंगे, मौसर प्रोग्राम करना पड़ेगा ताकि हम हर चीज़ को कुल्ली तौर पे देख सकें। एक तो ये गुफ्तगू है। देखिए, मैं पिछले, आप मेरे कई इंटरव्यूज़ उठाएं तो मैं कहता हूं कि 2015 के बाद के जो IPPs हैं, सो लेट्स बी वेरी क्लियर, जो इससे पहले के हैं उनकी डेट पेमेंट्स भी ख़त्म हो चुकी हैं और वो सिस्टम से हम निकाल सकते हैं अगर हम चाहें निकालना, बिकॉज वो 94 और
2002 की पॉलिसी के थे। 2015 वाले, और ये मेनली चाइनीज आईपीपीज हैं, ये सबसे ज्यादा बोझ डाल रहे हैं और अगले 4 साल में इनका मैक्सिमम बोझ पड़ने वाला है, और इसीलिए 2 ट्रिलियन से ऊपर की कैपेसिटी पेमेंट है। इसके 2 तरीके हैं। गो बैक टू द चाइनीज, उनके आपने 500 अरब देने हैं, उसको तो अरेंज कीजिए ना, ताकि उनकी देने का एक शेड्यूल बन सके। हमने वो भी नहीं किया। हमने उनको कहा एस्क्रो अकाउंट बनाएंगे, आपके पैसे रख देंगे, रिवॉल्विंग फंड बनाएंगे, वो भी नहीं हमने किया। सो पहले तो अपना ट्रस्ट उनके साथ बनाइए और उनको ये गुजारिश कीजिए, मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज़ पे, कि ये जो अगले 4 साल का डेट है इसको अगले 14 साल पे ले जाएं। तो आपको हर साल मेरे ख्याल में शायद 300-400 अरब रुपए की यहाँ पे एक, जिसे कहते हैं, रेस्पाइट मिल जाएगी, एक आपको सांस लेने की गुंजाइश मिल जाएगी। और इससे जो इस वक्त 20 से 24 रुपए की कैपेसिटी पेमेंट है, उसमें भी आप अगर 1.5 बिलियन यूनिट बनाएंगे तो मेरा ख्याल है 3 से 4 रुपए की बचत आते हैं। अगर वो बिल्कुल एग्री ना करें, आप कहेंगे नहीं जी वो करेंगे ही नहीं, मैं ऐसा मान नहीं सकता, इसलिए कि मैंने चाइनीज से बहुत रीनिगोशिएशंस की हैं, कमर्शियल पैसे वापस जाते हैं, हम वापस लेते हैं। एक ऐसा भी मौका था, मैं कॉम को ये कहना चाहता हूं कि चाइना हैज बीन अ डियर फ्रेंड, इसमें कोई शक नहीं है। व्हेन वी नीडेड $2 बिलियन एंड वी वेंट टू देम एंड दे वर वेरी वेरी हेल्पफुल, और आज भी $4 अरब का तो सेफ डिपॉजिट ही पड़ा हुआ है उनका। सो ये करवा लें उनसे, बट उनको भी थोड़ी आप जिसे कहते हैं कंफर्ट दें कि हम उनके पैसे जो हैं वो आज भी नहीं ना दे रहे, तो उनको बताइए कि ये क्या मुश्किल है। बी ओपन विद देम एंड गेट अ टीम ऑन योर साइड, जो जिस तरह मैं एक एक नंबर हो मेरे पास, एक एक चीज हो, उसका प्लान हो कि अगर मैं 3 से 4 साल से आगे लेके जा रहा हूं तो मैं क्या दूंगा, और उसके पीछे गारंटी खड़ी कीजिए। करंट मुश्किल से उनको निकालिए। अगर बिल्कुल ही नाकाम हो जाए फिर भी इसका एक हल है, और उसका हल ये है कि वंस फंड का प्रोग्राम चल पड़ता है, आपकी रेटिंग बेहतर हो जाती है, इनको प्रोजेक्ट्स को 2-4 और सोर्सेज से रीफाइनेंस करके 4 साल का डेट वहां पे वापस कीजिए और 15 साल डेट लॉन्ग टर्म उठा लीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ये तो आप हमें इस दलदल से निकलने का तरीका बता रहे हैं ना, जिसमें शायद अब हुकूमत पता नहीं इसमें पूरी तरह से इंटरेस्टेड है या नहीं है, उनको कोई रास्ता सुझाई दे रहा है या नहीं। लेकिन क्या 2015 के ये मुआहिदे हुए ठीक थे, जरूरत के मुताबिक थे और ऐसे ही होने चाहिए थे? ये सही तरह से हमने निगोशिएट किया था 2015 में बैठ के? मान लिया कि उस वक्त लोड शेडिंग का बड़ा प्रॉब्लम था, कोयले से चलने वाले कारखाने लगाए गए, इंपोर्टेड कोयले से लगाया गया, आज उससे 60 रुपए यूनिट हम बिजली बना रहे हैं। ये मुआहिदे 2015 के मुताबिक ठीक किए गए थे? असद, आई एम रियली ग्लैड कि आपने एक जिसे कहेंगे ओवर आर्चिंग सवाल पूछा है। सो हम बिल्कुल ये एक तो बात तय करेंगे कि सप्लाई साइड की अपनी चीज़ें करके जाएंगे चाइनीज से बात करने से पहले, डिमांड साइड की हैंडलिंग अपनी तरह करके जाएंगे, टैरिफ का रिफॉर्म करके जाएंगे, टारगेटेड सब्सिडी का रिफॉर्म, ताकि चाइनीज को दिखा तो सकें कि आपने कितनी मेहनत की है। सो पहली ये बात है। दूसरी ये बात कि क्या ये मुआहिदे ठीक हुए थे? देखिए, एक तो ये है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि बिकॉज हम अंडर ड्यूरेस मुआहिदे करते हैं, ड्यूरेस ये नहीं है कि कोई हमें कह रहा है कि बंदूक के साथ कि ये मुआहिदे करो, क्योंकि एक लोड शेडिंग का प्रेशर होता है। हमने उस वक्त जो डिमांड कंट्री में अस्यूम की थी, असद वो डिमांड नहीं बनी, उसमें टैरिफ का भी प्रॉब्लम है, उसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ का भी प्रॉब्लम है, उसमें हमारी हैंडलिंग ऑफ द डिस्कोस का भी प्रॉब्लम है। सो इतने मुहर्रकात बीच में आए कि वो डिमांड बनी ही नहीं। 43,000 की कैपेसिटी लग गई मुल्क में, समर डिमांड भी एवरेज 25-26 हज़ार है, और ये भी तय नहीं कर पाए कि जब विंटर आती है तो 10,000 मेगावाट पे डिमांड आ जाती है। उसके लिए जो गैस वापस लेनी थी और बिजली को बढ़ाना था, वो फैसला भी नहीं किया। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि फैसलों में हमारे हो नहीं सके जो लोकल हैं, दैट विल बी द राइट थिंग, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि जो हमें चाइनीज के साथ मुआहिदे किए वही गलत थे, ऐसा भी नहीं है। एक ओपन पॉलिसी थी, उसके तहत उन्होंने बेनिफिट उठाया, और कई दफ़ा तो हाथ पकड़ के लाना पड़ता था लोगों को ये करने के लिए, बिकॉज अपने लोग भी तैयार नहीं हो रहे थे इन्वेस्ट करने के लिए। सो सीपेक के अंडर फास्ट ट्रैक करके 10-11 हज़ार मेगावाट लगा। पर आज भी अगर ये सब काम जो मैंने आपके सामने रखे हैं, सिर्फ चाइनीज की रीप्रोफाइलिंग नहीं, बल्कि अपनी टैरिफ का रिफॉर्म, अपनी टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज का रिफॉर्म, थर कोल पे मूव करने का रिफॉर्म, 3,000 मेगावाट वापस लेने का रिफॉर्म जो कैप्टिव को जा रही है ताकि आपकी खपत बढ़े, पाकिस्तान की जो परमानेंट डे लाइट सेविंग पे जाना है वो रिफॉर्म, पाकिस्तान की गैस वापस लेना फ्रॉम द डोमेस्टिक सेक्टर सो दैट विंटर में डिमांड बढ़ा सकें, सो दैट इस गैप को ठीक कर सकें। पाकिस्तान के कंसेशंस एग्रीमेंट पे आज से 8 माह पहले आप कह रहे थे 2 डिस्कोस जा रहे हैं, आज 8 माह गुजर गए हैं,
केयर टेकर क्लियरली ये कह रही थी जी 2 डिस्कोस तैयार हैं, कंसेशन एग्रीमेंट होने वाले हैं, आज फिर वहीं खड़े हैं। उनके जो लॉसेस हैं वो फिर पिछले साल 600 अरब, इस साल 600 अरब। उसका रिफॉर्म, पाकिस्तान के स्टेट का फुटप्रिंट तोड़ने का रिफॉर्म 10 साल से मैं सुन रहा हूं। सीटीबीसीएम क्या है कि ये एक मार्केट बेस्ड मॉडल है। नेप्रा ओगरा को एक अच्छा रेगुलेटर बनाने का रिफॉर्म, ये सारे काम भी बदतदरीज करने पड़ेंगे। तो 5-1 साल में ये जो इतना बड़ा बोझ है ये डाउनवर्ड हो जाएगा। करने से होगा। अब मसला ये है कि आप खुद भी ये कह रहे हैं कि अभी तक हम अपने राइट ट्रैक पे ही नहीं है, तो ये ट्रैक पर आएंगे तो ये 4 साल में या 5 साल में चीजें ठीक होंगी। ये बताइए सर कि IMF प्रोग्राम में हम चले गए और अभी जो 50 अरब रुपए की एक सब्सिडी दी गई है 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3 महीने के लिए, आपके ख्याल में IMF इसे कैसे देख रहा होगा? वैसे तो खैर इस पे एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि हुकूमत ने इनको पहले उस जो एक 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाला एक पूल था उसमें से निकाला, इनकी बिजली महंगी की और फिर उसको 3 महीने के लिए फ्रीज किया है। लेकिन बहरहाल इवन देन 50 अरब रुपए हुकूमत कहती है हमारे इस पर उठ रहे हैं। आपके ख्याल में इसको IMF कैसे देख रहा है? एक तो मैं हमेशा कहता हूं कि 10-11 PhDs IMF की तरफ से आते हैं। आपको अपनी बड़ी टेक्निकल टीम बिठानी चाहिए हर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की। इसी तरह इस तरह की जो मुश्किलात हैं वो शायद आए ही ना और वो आपको पहले निकाल लें। अब आपने पहले ये सोचना है कि ये 50 अरब आपने लिए कहाँ से हैं। ये 50 अरब आपने अपना डेवलपमेंटल बजट जो है उसको कम करके दे दिए हैं कि 3 माह के लिए ये बिजली सस्ती कर दी जाए। मैं आज भी कहता हूं पैच वर्क इज नॉट गोइंग टू वर्क। IMF तो कहेगा चलें आपने डेवलपमेंट बजट आगे ही बहुत ज्यादा रखा, मतलब इस साल अगर 700 अरब खर्च कर रहे हैं तो अगले साल 1500 अरब का बजट तो रखना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है। इट्स बोरोड मनी, नए प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं करने चाहिए थे। तो IMF तो कहेगा कि अच्छा है ना 19% नए प्रोजेक्ट्स पे रखना चाहिए 267 अरब, तो ये काट दें, इतनी स्पेंडिंग भी नहीं होनी। सो आई थिंक IMF इस पे एग्री कर जाएगा और जो 50 अरब है वहां से कट जाएंगे। पर असल बात यह है कि क्या हम इस पूरे एपिसोड से क्या सीखते हैं? एक ये सीखते हैं कि पैच वर्क 3 महीने की आपको एक ब्रीदर दे देगा, पर सितंबर के बाद फिर उनके बिल वहीं पे खड़े होंगे। एक बात। सो एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म जो हमने पहले डिस्कस किया वो जरूरी है। दूसरा, आपने PSDP को जिस जगह पे रखा हुआ है उसका अपना रिफॉर्म बहुत बड़ा है, 10 ट्रिलियन का शायद थ्रो फॉरवर्ड है। इसका मतलब है कि आपको 10 ट्रिलियन रुपए चाहिए, यानी ये 14-15 साल में जाके तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे। आप बताइए कि आपको अभी ML1 बनाने के आपको सोचना चाहिए कि उसके पैसे कहाँ से आएंगे। आपको नई जनरेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको जो करंट ऑन गोइंग 60-70% जिन पे खर्चा हुआ है उनको कंप्लीट करके उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैक्सिमाइज करना चाहिए। देखिए, आप अब मेरी गुफ्तगू से ये समझेंगे कि ये अदराक तो बहुत क्लियर है और ये कोई मैक्रो लेवल की गुफ्तगू आज हमने नहीं की है असद, हमने जुजियात में जाकर चीज़ों का अहाता किया है and we have tried to give very very clear solutions। इनको डिजाइन करना solutions को यहाँ से उनका फ्रेमवर्क बनाना। मैं फिर कहता हूँ कि अब पर्चे निकालने पड़ेंगे हुकूमत को। पर्चा निकालिए कि स्टेट अगले 5 साल में एनर्जी सेक्टर की जो आज गुफ्तगू है उसमें क्या करेगी, ताकि ये जो एनर्जी का बढ़ता हुआ बोझ, इनएफिशिएंसीज, लाइन लॉसेस, T&D लॉसेस, रिकवरीज, डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन, ये सारा कैसे होगा? व्हाट इज आवर स्केड्यूल ऑन दिस? दुनिया को कंफर्ट भी तब जाएगा, इन्वेस्टर और मार्केट्स भी उसको अच्छा परसीव करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाका नजीब साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास रास्ता मौजूद है, गुंजाइश मौजूद है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए ऑब्वियसली जो हुकूमत हासिल नहीं कर पा रही, और साथ ही साथ हुकूमत को एक अच्छी इकनॉमिक टीम चाहिए जो अपनी एक डायरेक्शन ले जो अभी तक नहीं ले पा रही। ये आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।